वेलकम क्लास। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ जो टाइप्स थे उनके एग्जाम्पल, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप जो एसरेटिव साधारण वाक्य होते हैं उनको डिस्कस किया था। उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका सेकंड टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। बच्चों, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसमें जो बच्चे हैं थोड़ी बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से आपका जो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस प्रकार से उनको चेंज किया जाता है। इसकी आपको कुछ नियम मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसको आपको अच्छे से देखने हैं और उनको अपनी कॉपीज में नोट भी करना है। बच्चों, सेकंड टाइप अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड जो हमारे टाइप्स का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है। सबसे पहले बच्चों आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये सेंटेंस है किस टाइप का। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पीछे आपको प्रश्नवाचक का क्या मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। जहां पर भी आपको सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ऐसे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और सेकंड होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो क्या बच्चों शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, WH वर्ड आ जाता है? ऐसा नहीं होता। ये दोनों शब्द इनवाइटेड कोमा के अंदर, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिए गए होंगे। इनको पहचानने के आपको तरीके पता होना चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन कुछ नियमों को देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। हम said to का asked लिखते हैं। जैसे हमने पिछले जो एग्जाम्पल थे उनमें said to की जगह told लिखा था क्योंकि वो सिंपल सेंटेंसेस थे, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में said to को हटाकर उसकी जगह asked का यूज किया जाता है। ये आपके लिए इजी रहता है। ध्यान रखना, asked के साथ to का उपयोग नहीं किया जाता। कई बच्चे टू का भी यूज कर लेते जो कि गलत होता है। टू का यूज हमें नहीं करना। सिंपल हम सेड टू को हटाएंगे, उसकी जगह आस्क्ड लिखेंगे जैसा कि हम टोल्ड लिखा करते थे। उसके बाद अब हमें पहचानना है कि जो रिपोर्टेड क्लोज है वो किससे शुरू हो रहा है। या तो वो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डर या कोई विल या फिर मॉडल से भी शुरू हो सकता है। अगर आपका रिपोर्टेड क्लोज किसी हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखी गई है उनसे या बच गई है उनके अलावा शुरू होता है तो आप कंजक्शन के रूप में या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। दोनों को एक साथ नहीं लगाना है, दोनों में से एक ही लगाना है। तो आपके बच्चों सुविधाजनक रहेगा कि आप इफ का यूज करें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होने की भी गलती नहीं रहेगी। इफ और वेदर दोनों में से आपको जो सही लगे आप दोनों में से एक लगा सकते हैं, लेकिन तब कंजक्शन लगाएंगे जब आपका रिपोर्टेड क्लोज, ध्यान रखना मैंने यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टेड क्लोज किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तभी हम कंजक्शन का यूज करेंगे। अब दैट नहीं लगाना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें दैट कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है, आपको इसका यूज नहीं करना है, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो दैट की जगह हम लगाएंगे क्या, या तो इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक। थर्ड नियम हमारा ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लगानी है। हेल्पिंग वर्ब दी तो पहले होगी, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सब्जेक्ट की जगह चली जाएगी, जो सब्जेक्ट होगी वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा, एक दूसरे की जगह क्या होगी, बदल जाएगी। तो आपको इस नियम से ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही हमें लगाना है। फोर्थ नंबर हमारा रूल कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर इन्वाइटेड कोमा में अगर कोई WH शब्द आ जाए, WH शब्द मतलब क्या होता है, जो पहला अक्षर जिसका W और H होता है जो उसी की फैमिली से होता है, जैसे हु, विच, वैन, हाउ, इसके अलावा और भी कई सारे WH वर्ड होते हैं। अगर उनमें से कोई भी शब्द WH से शुरू हो रहा है तो हम कंजक्शन के रूप में उसी WH वर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। कैसे, मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तब तो हम इफ या वेदर में से एक लगाएंगे, लेकिन अगर यही WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगा। दैट तो पहले भी नहीं लग रहा था, इफ
और वेदर भी नहीं लगेगा, तो उसकी जगह कंजक्शन लगाएंगे क्या, वो WH वर्ड ही हम लिख देंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होता है, उसको नहीं बदलना। वो कैसे, एग्जाम्पल में हम करेंगे। लास्ट रूल हमें ये कहता है कि सेंटेंस के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होगा, क्योंकि ये सेंटेंस है ही सारे इंटेरोगेटिव, तो आपको आंसर में भी प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर आपको फुल स्टॉप लगाना है और सेंटेंस को खत्म कर देना है। कैसे, ये भी हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। तो बच्चों, ये कुछ रूल्स आपको पहले ध्यान होने चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और भी चीजें जो होंगी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर, शी सेड टू हरी कोमा इनवाइटेड कोमा आर यू अ स्टूडेंट और पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो मैंने देखा इस सेंटेंस में मुझे पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव का। हम यहाँ तक तो पहुंच गए, पहचान लिया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कि कौन सा है, टाइप 1 है हेल्पिंग वर्ब का या टाइप 2 है WH का, ये नहीं पता चलेगा। फिर आप देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, रिपोर्टेड स्पीच यही बताई थी मैंने आपको, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला जो वर्ड है वो क्या है, तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला वर्ड आर आ रहा है। आर यहाँ पर क्या है, आप देखो हेल्पिंग वर्ब है या WH वर्ड है, तो हमें पता है कि आर जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अब ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव हमने प्रश्नवाचक को पहचान लिया और वर्ब को देखकर हम पहचान गए कि ये टाइप 1 है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले ये क्या है, सेंटेंसेस है। अब हमें इन नियमों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, शी हमारा सब्जेक्ट है, शी को शी की जगह रखेंगे। मैंने कहा था सेड टू को हटाना है और उसकी जगह लगाना क्या आपको, आस्क्ड। तो मैंने सेड टू को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, आस्क्ड। अब हरी किसी का नेम है और वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ तक तो सब सेम है। अब हमें चेंज किस में करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हमें करना है। क्या चेंज करना था, आर यू अ स्टूडेंट। अब सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें एक कंजक्शन की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। तो कंजक्शन मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो या तो इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इफ कंजक्शन का क्या करते हैं, यूज, क्योंकि लिखने में भी वो क्या रहता है, आसान रहता है। अब आप देखिए, अब इसमें आपको पहचानना है कि आपको नेक्स्ट क्या स्टेप दिया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इसको हमें बाद में रखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। तो यू बच्चों आपको पहचानना है कि कौन सी टेबल के अकॉर्डिंग यू जो है कैसा पर्सन होता है, यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा। तो यू सेकंड पर्सन है, इसका मतलब यू चेंज किससे किया जाएगा, ऑब्जेक्ट से। यू को हमने किससे चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर है कौन, हरी। इस बात का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमारा है कौन, हरी। तो हरी एक लड़का है और एक लड़के के लिए हम कौन से शब्द का यूज करते हैं, कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, हम उसके लिए ही का क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ही। यहाँ तक तो हमारा एकदम सही है। अब हमें चेंज क्या करना है, टेंस में चेंज करना है। तो टेंस के जो चार्ट हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे वो आपको लर्न हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं जब इज, एम, आर अगर सेंटेंस में हो तो वो टेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट होता है, वॉज और वर में। ये आपको लर्न भी हो चुका होगा। ये नियम जो है हम अप्लाई करते हैं। इज, एम, आर होने पर उसकी जगह हम वाज या वर लगाते हैं। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आर को हटाकर हमें वाज और वर में से कुछ एक चूज करना है। तो आप बताइए, एक जने के लिए हम सिंगुलर का यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए हम प्लूरल का यूज करते हैं। तो ही यहाँ पर एक जने की बात हो रही है, इसलिए इन दोनों में से मैंने वॉज को चूज किया। तो यहाँ पर टेंस में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ही वॉज, और ऑब्जेक्ट क्या बचा है, अ स्टूडेंट। तो अ स्टूडेंट को आप सेम टू सेम लिख दीजिए।
अब लास्ट में एक छोटी सी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं प्रश्नवाचक है तो आंसर में भी वो क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा देते हैं, जो कि यही आपका गलत हो जाता है। आंसर में आप प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं लगाएंगे, अंत में आप सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाकर इस सेंटेंस को जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए आप, She asked Hari if he was a student। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया, और टाइप कौन सा था, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में भी किस पार्ट से बनाया हमने, हेल्पिंग वर्ब का यूज करके। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल और है हमारे सामने, हम उसको भी देखते हैं कि वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों वापस उन्हीं नियमों को दोहराइए आप। पूजा, पूजा की जगह क्या आएगा, पूजा ही आएगा। सेड टू किस में बदल जाता है, आस्क्ड में बदलता है। तो सेड टू को काटा, यहां पर क्या आया मेरे पास, आस्क्ड आ गया। अमन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत शुरू होगी यहाँ पर कि अब क्या करना है। तो प्रश्नवाचक है, इसका मतलब है क्या, इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पर आप देखिए कि शुरू में ही क्या दिया हुआ है आपको, स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ होता है, इन्वाइटेड कोमा के शुरू में क्या दिया हुआ है, इन्वाइटेड कोमा के शुरू में मुझे कैन दिया गया है। तो कैन अब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कैन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है या WH का कोई वर्ड होता है। तो हमें पता है, हमारे नियम के अनुसार हमने देखा हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कैन। मतलब कैन भी एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हम ये जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है वो अभी हम देख रहे हैं। तो इसमें कैन को हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसका मतलब कंजक्शन भी लगेगा, कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक हमें लगाना है। तो हमने लगाया पूजा, आस्क्ड, अमन, कोमा, इन्वाइटेड कोमा को हटाया क्योंकि कैन से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस, इसलिए हम इफ का क्या करते हैं यहाँ पर यूज करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कंजक्शन, इफ लगा दिया। अब जो हमारा मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट की जगह चली जाती है, सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है। तो यहाँ पर कैन को हमने हटा दिया, तो आया क्या हमारे पास, कैन की जगह जो आया वो क्या है, यू। अब यू वही है, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है कौन, अमन। अमन एक लड़का है, इसलिए अमन को हम फिर से क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही। जैसा कि हमने पहले हरी को भी लिखा था, अमन को भी ही लिखेंगे। अब कैन जो है वो किस में चेंज होता है, कुड में चेंज होता है। आपने चार्ट में देखा भी होगा, कैन जो होता है वो किस में बदल जाता है, कुड में। ये आप देखेंगे रूल नंबर 9 और 10 में आपको मिल जाएगा चार्ट में। ही जो सब्जेक्ट था उसको हमने क्या कर दिया, कुड के अंदर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हेल्प, अब हम देखते हैं कि मी जो यहाँ पर ये वाला जो मी दिया हुआ है, मी जो है कौन सी टेबल में आता है, किस फैमिली का मेंबर है मी जो है किससे मिलके बना है, आई से। आई, माई, मी, ये फैमिली मेंबर होते हैं इनके। तो मी जो होता है वो आई किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन से। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, पूजा। पूजा को क्या कहेंगे हम, शी, क्योंकि लड़की है इसलिए पूजा को क्या कहा जाएगा, शी। तो मी को पूजा की टेबल से आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो इसका क्या होगा, शी, हर, हर। तो मी के अकॉर्डिंग और पूजा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होने पर यहां पर क्या आएगा, हर। ठीक है। इन माई वर्क है, फिर से वापस क्या आ गया यहाँ पर, माई भी सेम किसकी फैमिली का मेंबर है, आई की। आई, माई, मी, और पूजा जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो माई को भी पूजा के अनुसार चेंज करेंगे तो भी वापस क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि पूजा को शी कहेंगे, शी, हर, हर, ये इनकी टेबल चलती है, आपको मैंने शुरू की वीडियो में डिस्कस किया था। हर, वर्क जो है वर्क का वर्क ही रहेगा। अब वो गलती जो बच्चे करते हैं वो हम करें या नहीं करें, फुल स्टॉप लगाना है या फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आता, आंसर में सिर्फ फुल स्टॉप आता है और यहाँ पर हमारा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल की मदद से हमने समझने की कोशिश की कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब को हमें कैसे बदलना है। सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, आस्क टू, सेड टू को आस्क में बदलना है, और उसके बाद कंजक्शन का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में होने पर हमें कंजक्शन इफ या वेदर में से एक को
चूज करना है और सब्जेक्ट को पहले लिखना है और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखना है। अंत में जो है हमें टेंस का जो नियम का चार्ट है उसके अनुसार ही चलना है और प्रोनाउन जो है वो भी चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर कंजक्शन जो है वो इफ या दैट, इफ या वेदर लगेगा। दैट का यूज इसमें कहीं पे भी नहीं होगा, ना ही टोल्ड का यूज होगा। बस आप कुछ नियमों को ध्यान रख के इसको कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। तो बच्चों अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट जो है वो 1 डिस्कस किया था, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस हमने देखे थे। तो ये भी पार्ट उसी का ही चल रहा है जो फर्स्ट पार्ट ही है। इसमें अब हमें करना क्या है बच्चों, देखो ये कुछ नए नियम आपके सामने लिखे हुए हैं जिसको हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी वो सारी सिंपल हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन ये 3 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिसको चेंज करने के लिए हमें कुछ दूसरे नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। आप देखिए, जब डू और डज हेल्पिंग वर्ब से कोई भी वाक्य शुरू हो रहा हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डू या डज दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो आप क्या करेंगे, डू और डज को हटाकर उसकी जगह क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगा देंगे आप, डू और डज को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी लगाएंगे, जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। जो क्वेश्चन में दी गई है उसी की आप सेकंड फॉर्म क्या करेंगे, आंसर में लगा देंगे। ध्यान क्या रखना है कि डू और डज इन्वर्टेड कोमा में शुरू में होने पर उन्हें हटाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है जो कि आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। दूसरा नियम ये कहता है, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको डिड से क्वेश्चन शुरू होता हुआ मिले, हेल्पिंग वर्ब डिड मिले, तो आपको डिड को भी हटाना है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब वर्ब जो आपको क्वेश्चन में दी गई है उसी की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड नंबर रूल कहता है कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इसमें नोट लगा हुआ हो, जैसे डू नॉट या डज नॉट इन्वर्टेड कोमा में रिपोर्टेड क्लोज में आपको शुरू में ही मिले और सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो, तो डू नॉट और डज नॉट को दोनों में से जो भी दिया हो उसको हटाकर आपको डिड नॉट लगाना है। और डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट तीनों के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आप जानते हैं। तो जो वर्ब आपको दी गई हो उसी को आपको क्या करना है, अप्लाई वापस कर देना है। अगर आपको इन्वर्टेड कोमा में शुरू में डिड नॉट दिया गया हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, तो डिड नॉट को आपको हटाकर हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और इसी तरीके से इन्हें भी हटाना है और डिड नॉट लगाना है। उसके बाद बाकी सारे परिवर्तन हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। टेंस भी चेंज होगा और जो प्रोनाउन है वो भी चेंज होंगे। सन का जो नियम हमने सीखा है उसको भी हमें अप्लाई करना है। एक विशेष बात है, कंजक्शन जो है इफ और वेदर ही लगेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य ही कर रहे हैं। WH वाला जो सेकंड पार्ट है वो अभी हमने शुरू भी नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंजक्शन इफ और वेदर दोनों में से कोई भी एक हमें लगाना है जो हमें हमारे लिए आसान रहे। कैसे इन सभी नियमों को हम अप्लाई करेंगे, कुछ अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपको इन नियमों को थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखना होगा। ये सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब पर अप्लाई हो रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना है। या तो डू पर, या डज पर, या डिड पर। यही इनके पॉजिटिव है और यही इनके नेगेटिव है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो आपको इन नियमों के अनुसार ध्यान रखने हैं। देखिए, she said to me, invited, do you play chess in the evening। अब सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है। प्रश्नवाचक लगा हुआ है इसलिए ये इंटेरोगेटिव कैटेगरी का है। इंटेरोगेटिव में भी 2 पार्ट थे, किसका है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या WS से हो रहा है। तो आप देखिए, इन्वाइटेड कोमा के शुरू में डू दिया गया है, इसका मतलब डू यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं, इसका मतलब ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमने कहा था कि डू और डज अगर शुरू में आपको दी गई हो तो उनको हटाना है और मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो सेंटेंस में आपको कौन सी वर्ब दिखाई दे रही है इन्वर्टेड कोमा में, जो भी आपको वर्ब दिखाई दे उसी की सेकंड फॉर्म आपको क्या करनी है, लगानी है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म वर्ब है क्या, प्ले। तो प्ले की हमें क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है उस नियम के अनुसार। इसको अपन आंसर में फ्रेम करते हैं। शी हमारा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट
और वैसे ये प्रोनाउन है, शी का शी लिखेंगे। सेड टू, सेड को टू को जब हटाते हैं तो इसकी जगह हम टोल्ड नहीं लगाते, ये बात ध्यान रखनी है। सेड टू को जब हम हटाते हैं तो सेड टू की जगह हम इंटेरोगेटिव में आस्क्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी किया था। तो सेड टू को हटाकर आस्क लगा दिया। मी सेम है, मी का मी ही रहेगा, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें यूज करना है कंजक्शन। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है तो कंजक्शन या तो इफ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर इफ कंजक्शन का क्या किया, यूज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक सेम है। अब हमें क्या करना था कि डू और डज को हटाना था और उसकी जगह लगाना क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन आपने उससे पहले एक नियम पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब बाद में लगती है और पहले क्या लगता है, क्या लगता है, पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर पहले यू के अनुसार जो है हम लगाएंगे। यू यहाँ पर क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सन के नियम के अकॉर्डिंग ओ से, मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होता है, चेंज होता है। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यू को हम मी से चेंज करेंगे। यू जो है वो किससे चेंज होगा, मी से चेंज होगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके अनुसार, यहाँ पर जो है क्या आएगा, मी। तो यू मी जो है वो किसकी टेबल का आता है, आई की फैमिली मेंबर का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई। तो यहाँ पर आपके नियम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर आई। अब मैंने कहा था डू और डज को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले है वर्ब। तो प्ले की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लेड। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, प्लेड। अब जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है आप उसे लिख दीजिए, आई प्लेड चेस इन द इवनिंग। आई प्लेड चेस इन द इवनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाना है, उसकी जगह फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो बच्चों एक छोटे से एग्जाम्पल से हमने समझा कि डू और डज इन्वाइटेड कॉमा में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होने पर उन्हें हटाना है और मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यही हमने किया। सिर्फ प्लेड इसलिए लगाया है क्योंकि प्ले जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, उसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमने इसको चेंज किया है। देखिए अब डिड से वाक्य शुरू हो रहा है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब डिड हो तो उसको हटाकर हेड प्लस वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसे ही तो अभी हम करते आए हैं। तो देखिए पूजा सब्जेक्ट है, सेड टू, सेड टू को हटा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, आस्क्ड। हरी की जगह भी रहेगा ऑब्जेक्ट। अब कंजक्शन का यूज करना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी गई है। हेल्पिंग वर्ब होने पर कंजक्शन या तो इफ या वेदर दोनों में से एक आएगा। हम यहाँ पर इफ लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या लगा लिया, इफ लगा लिया। अब आप देखिए डिड को हटाना है, डिड को हटाना है और उसकी जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। यू यहाँ पर क्या है, यू हमारा यहाँ पर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हरी के अनुसार चेंज होगा। यू जो है वो किससे चेंज होगा, हरी के अनुसार चेंज होगा। तो आप एक बात बताइए बच्चों, हरी है, हरी एक लड़का है, हरी को मैं किससे लिखूंगी, ही से ही लिखूंगी। ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, अब डिड को हटाना है। डिड जैसे ही हटेगा उसकी जगह हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। He had written a story और पीछे जो है फुल स्टॉप आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को क्या किया है, चेंज किया है। अब हमने ये दो पॉजिटिव सेंटेंस देखे हैं। अब लास्ट में हम लोग रूल नंबर 3 और 4 में नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि डू और डज और डिड के साथ अगर नॉट आ जाएगा तो हमें क्या करना है। तो देखिए
डू नॉट, डज नॉट हो तब इनको हटाकर हमें डिड नॉट को लगाना है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, वापस देखते हैं। यू आस्क्ड मी। अब बच्चों यहाँ पर एक आपको छोटी सी चीज कंफ्यूज करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आस्क्ड ऑलरेडी दे दिया है। अभी तक हमने सेड टू को आस्क में बदला था ना, अब तो आस्क आ गया, तो क्या आस्क सेड टू में बदल जाएगा या आस्क का आस्क ही रहेगा? तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब सेड टू होता है तो हम आस्क लगाते ही हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ही आस्क्ड दिया गया हो तो सेम आस्क्ड की जगह आप क्या लिख देंगे, आस्क ही लिख देंगे, मतलब कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम जो दिया गया है उसको वैसा ही लिख देंगे। तो हमने कहा ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट, आस्क्ड क्योंकि सेड टू नहीं है, आस्क्ड की जगह हमने सेम टू सेम आस्क ही लिख दिया। मी की जगह भी मी रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और नॉट भी आया है, इसका मतलब है तो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि साथ में नॉट है। तो डू नॉट और डज नॉट हो तो इनको हटाकर क्या आएगा, डिड नॉट आ जाएगा। तो कंजक्शन इन दोनों के लिए हमने क्या यूज किया है, इफ। कंजक्शन क्या यूज यहाँ पे हुआ है, इफ। अब अपन चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू को आप मी से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यू से को मी से चेंज करेंगे तो आपको पता है क्या आता है, आई आता है। टेबल के अनुसार आप देख भी सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए, प्रोनाउन की टेबल में। अब बताइए आई के साथ तो डिड नॉट लगाओ, चाहे डिड नॉट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम ही रहता है। तो डू नॉट को मैंने हटा दिया और उसकी जगह मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, आई के साथ डिड नॉट। अगर यहाँ पर आई की जगह सिंगुलर भी होता तो भी डिड नॉट आता, क्योंकि डिड नॉट सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है। तो आई डिड नॉट, गो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी गई है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। डू नॉट, डिड नॉट और डज नॉट तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। आई डिड नॉट गो, जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए आप, टू स्कूल। पीछे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। इस तरीके से हमने नेगेटिव सेंटेंस को क्या किया है, चेंज किया है, कुछ नहीं किया। डू नॉट, डज नॉट को हटाकर डिड नॉट को लगा दिया है रूल नंबर 3 के अनुसार। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें रूल नंबर 4 जो है वो हमें अप्लाई करना है। देखिए, द टीचर सेड टू यू, डिड यू नॉट पे माई फी। ठीक है, इसके अंदर अपन को क्या चेंज करना है, द टीचर, यहाँ पे सेड टू दिया गया हो तो आप आस्क लगा सकते हैं, आस्क दिया हो तो आस्क का आस्क ही रहता है, आस्क्ड यू। अब आप हेल्पिंग वर्ब जो कंजक्शन है वो लगाइए, क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन नॉट है, इसका मतलब सेंटेंस है क्या, नेगेटिव है। यू, इफ यू को आप यू से क्या करेंगे, चेंज। तो आपको पता है यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और यहाँ पर भी यू है तो यू की जगह ही क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। इफ यू, डिड को हटाएंगे, नॉट को हटाएंगे, डिड नॉट को हटाकर हेड नॉट प्लस वर्ब की क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड नॉट। पे की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, पेड। यू हैड नॉट पेड माई, माई यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर आई, माई, मी, मतलब कि आई की फैमिली का क्या है, मेंबर है। ये फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर द टीचर है, टीचर अगर लड़का है तो ही, हिज, हिम लगा सकते हैं, उसकी फैमिली में से देख सकते हैं। अगर टीचर आप यहाँ पर किसी गर्ल को मान रहे हैं तो आप हर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर टीचर को एक मेल माना है, इसलिए मैं यहाँ पर उनके अनुसार इसको चेंज करूंगी, तो आएगा पेड हिज फी। थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ और लास्ट में जो आएगा वो आएगा फुल स्टॉप। इस तरीके से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्यों को कैसे चेंज किया जाता है इंटेरोगेटिव टाइप वाले क्वेश्चंस में। कुछ नियमों को आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत इजीली आप इनको चेंज भी कर पाएंगे। तो बच्चों, अभी जो हमने देखा था वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कुछ वाक्य देखे थे। अब इसका हम सेकंड टाइप करते हैं जिसके अंदर WH वर्ड अगर आपके आ जाए तो अब आप क्या करेंगे, उससे संबंधित हम एग्जाम्पल देखते हैं। रिपोर्टेड क्लोज में अगर सेंटेंस किसी भी WH वर्ड जैसे वेयर, वाई, हु, हाउ इनसे अगर शुरू होता है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें कोई भी आप कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, कंजक्शन कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें
इफ और वेदर का यूज नहीं किया जाता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या आएगा इफ और वेदर की जगह? वही WH वर्ड आ जाएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया गया होता है। सेड टू को आस्क में बदला जाता है, WH वर्ड वही रहता है जो सेंटेंस में दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। सीता सेड टू राम कोमा इन्वाइटेड कोमा वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तो अब अपने को क्या करना है, इसको चेंज करना है। सीता सेम रहेगा, सेड टू को हटाकर हम क्या लिखते थे, आस्क्ड। राम की जगह ही रहेगा। अब मैंने बताया था पिछले हेल्पिंग वर्ब में हम इफ या वेदर कंजक्शन का क्या करते थे, यूज करते थे। इसमें हमें इन्वाइटेड कोमा को हटाकर जैसे हम कंजक्शन लगाते थे वैसा इसके अंदर लगाना नहीं है, किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे, जो भी आपको इन्वाइटेड कोमा के शुरू में WH वर्ड दिया जाता है उसी WH वर्ड को आपको इनडायरेक्ट में लिख देना है। जैसे इसमें वाई दिया गया है तो मैं यहाँ पर वाई का क्या लिखूंगी, वाई का वाई ही लिख दूंगी। यहाँ तक सेम रहेगा, कंजक्शन का यूज हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल WH वर्ड को ही वापस क्या कर दिया है, लिख दिया है। बाकी सारे चेंजेस जैसे हम करते आए हैं। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही। डू जो है, डिस्टर्ब जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है तो हम उसकी वर्ब की क्या बनाते हैं, सेकंड फॉर्म। ऐसा हम जानते हैं, रूल नंबर फर्स्ट यही था। तो डिस्टर्ब की जगह हम लोग वर्ब की क्या लिख देंगे, सेकंड फॉर्म लिख देंगे। अब हिम जो हमारा क्या ऑब्जेक्ट है तो वो सेम रहेगा। क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं और क्या लिखते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम जो WH से शुरू हो रहा है। विवेक सेड टू पूजा वेयर डू यू लिव। विवेक सेड टू को हटाया, आस्क्ड पूजा। कंजक्शन का यूज हमें नहीं करना है, WH वर्ड जो दिया गया होता है उसी को लिखना होता है। अब यहाँ पर वेयर था, पहले वाई दिया हुआ था तो यहाँ पर वेयर का वेयर आएगा। यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन पूजा, पूजा को आप क्या बोलोगे, शी। किससे चेंज होगा, शी से होगा, वेयर शी। लीव यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही रूल जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पे वो सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव्ड आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क को हटाकर हमें फुल स्टॉप लगाना होता है। इसके अलावा भी अगर कोई भी WH वर्ड आता है तो आपको सेम वही लिखना है, टेंस के अंदर वैसे ही चेंज करने हैं जैसे कि फर्स्ट वीडियो में चार्ट के को आपको जो डिस्क्राइब किया गया था। इसके अलावा आपको इसमें कंजक्शन का यूज नहीं करना। आस्क अगर आता है तो आस्क का आस्क ही लिखना है, सेड टू आने पर आस्क में बदल देना है। बाकी जो भी चेंजेस हमने प्रोनाउन के किए थे वो सेम रहेंगे जैसे कि हमारे हर एग्जाम्पल में करते आए हैं। इस तरीके से बच्चों आप ये जो इंटेरोगेटिव पार्ट है इसको अच्छे से और समझ सकते हैं खुद आप कुछ इसके एग्जाम्पल करके। इंटेरोगेटिव पार्ट में हमने दो पार्ट्स को डिस्कस किया, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप खुद कुछ एग्जाम्पल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आज की ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आपके जो भी कमेंट्स में आप हमें लिख के बताइएगा, अपने व्यूज़ बताइएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।